Hello and good evening, everyone. I'm Ambuj Gautam, and I'll be taking current affairs classes related to Indian polity and constitution, security issues, and social issues too. I believe I am completely audible and visible to every one of you. So the topics that we are going to see today are two topics that we will be seeing today. First one is the tussle between the central government and the state government over AIS officers. That means All India Service Officers. Okay, so that is the first topic that we will be discussing. The tussle between central government and state government over AIS officers. Okay, so basically we have picked up this topic because recently there was a report in news wherein it was said that the All India Service Officers are reluctant to work under the central government. Right? मतलब ये कि कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसी एक रिपोर्ट आई थी. फाइन. अब आप सोचेंगे कि इनका सिलेक्शन जो होता है वो यूपीएससी करती है, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज सेंट्रल गवर्नमेंट, बट व्हाई आर दे नॉट रेडी और व्हाई आर दे नॉट कंफर्टेबल टू वर्क अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट? और सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो वो उनके अंदर ही काम करते होंगे, तो फिर उनकी विलिंगनेस की बात कहां से आती है, उनकी विलिंगनेस का क्वेश्चन कहां से आता है? सो दिस होल थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. ओके, वेरी गुड इवनिंग रश्मि, सर्वेश, आशु. फाइन. तो इसको हम देख लेते हैं जरा कि हम इसमें पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग अंडर दिस पर्टिकुलर इशू. राइट. तो पहला हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक रिलक्टेंस आईएएस ऑफिसर्स में पैदा कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स में पैदा कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करने से. द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल विल फर्स्ट बी सीइंग factors responsible for this tendency. Right. Thereafter we will be seeing the All India Service Appointment Procedure. उनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, डेपुटेशन पे वो कैसे जाते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर कोई ले सकता है तो हु हैज द अथॉरिटी टू टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन, फाइनल जो रेटिफिकेशन होना चाहिए, फाइनल रेटिफिकेशन देने वाली अथॉरिटी कौन सी है, दैट ऑल्सो वी विल बी सीइंग. सो अपॉइंटमेंट ऑफ एआईएस ऑफिसर्स. अब जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ एआईएस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं और पूरा टॉपिक ही हमने एआईएस पे लिया हुआ है, तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसको ऑल इंडिया सर्विस का तबका दिया हुआ है, विच ऑल सर्विसेज आर टैग्ड एज ऑल इंडिया सर्विसेज. यूपीएससी का जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, अराउंड 18 to 19 सर्विसेज हैं. क्या सारी सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज कही जाती हैं, या फिर उनमें से कुछ सर्विसेज हैं जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? दैट वी हैव टू सी. ठीक है, विच सर्विसेज आर कॉल्ड एआईएस सर्विसेज. जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली 2 आर्टिकल आए थे साथ में न्यूज़पेपर में. सो वी हैव पिक्ड अप बोथ द आर्टिकल्स एंड वी आर ट्राइंग टू club both of them and discuss both of them with you,
राइट। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल था उसमें ये डिस्कस किया गया था कि यूजुअली आईएएस ऑफिसर जो हैं, सिविल सर्वेंट जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, फिर जो सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, उनका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। Functions of an IAS officer that we will be seeing, right? Thereafter we will see what are the issues in their functioning. क्या आज के टाइम में सामने आ रहा है, उनके फंक्शनिंग में क्या इश्यूज आ रहे हैं, मेजरली क्यों पब्लिक ट्रस्ट जो है उन पे से कम होता चला जा रहा है, क्यों जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, क्यों उनका चाबुक जो है उन पे यूजुअली आजकल चल रहा है। सो इश्यूज विद द फंक्शनिंग्स ऑफ AIS ऑफिसर्स। फाइन। उसके बाद हम देखेंगे कि मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या हैं इन AIS ऑफिसर्स की, मतलब जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन अभी तक इश्यूज हैं, मगर क्या अभी तक उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है? नो, द ब्यूरोक्रेसी हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस ऑफ 75 years, थ्रू आउट दिस होल फेज ऑफ 75 years in the developmental process, in the developmental journey of India, राइट? तो ये 75 इयर्स की जर्नी है, उनका मेजर कंट्रीब्यूशंस जो है वो किस तरह से रहा है, दैट वी विल बी सीइंग। फाइन। आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग राइट नाउ। प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशंस क्या क्या है, राइट? एंड फाइनली वी विल बी लुकिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। लास्ट जो हम देखेंगे इट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस related to all India services. Good evening everyone. Good evening. Fine. तो ये सारे टॉपिक जो हैं हम ऑल इंडिया सर्विसेज वाला जो करंट अफेयर्स का इशू है उसमें आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर जो हैं प्रिफर कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करना और प्रिफर नहीं कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करना। एक चीज मैं आपको यहां पे और थोड़ा बताना चाहूंगा कि कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन भी होगा कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी कंडक्ट कर रही है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो कहां से, फ्रॉम वेयर डज द क्वेश्चन अराइजेज वेदर द पर्सन विशेस टू वर्क विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट। If the appointing government is central government, if the appointing authority is central government, then of course the appointed person must work for the central government itself. No, it is not actually like that. Simple सा आपको यहाँ पे समझना है, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, एक यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, राइट? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अपॉइंट करती है ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स को। देन द स्टेट कैडर्स are given to these selected candidates। फिर ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी ये अपने जो स्टेट कैडर इनको मिला है उस कैडर में ये बिताते हैं, बीच बीच में सर्टेन स्पेल्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल 5 months, 3 months, 8 months एज पर द वर्क, जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डेप्यूटेशन पे वहां बुलाती है, राइट? तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें कि सिविल सर्वेंट्स ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर जो यूजुअली काम करते हैं। तो इनिशियल फेज में दे वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। तो यहां पे बेसिकली टसल आ रहा है, टसल जो है वो यहां पे आ रहा है। तो पहला इशू जो है वो क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स पे हम आ जाते हैं।
फैक्टर्स पे जब हम आएंगे तो सबसे बड़ा फैक्टर जो फेस कर रहे हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है। काम करने का टाइम, कोई स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नहीं है जब उनको काम करना है। मोदी जी का हमने बहुत सुना है, राइट, कि रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक काम करते हैं। तो वो अगर 2-2 3 बजे तक काम करते हैं तो अकेले तो करेंगे नहीं ना, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई डिप्टी सेक्रेटरी होगा, कोई चीफ सेक्रेटरी होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी स्टेट में होते हैं, उनसे वो रिपोर्ट्स लेंगे, उनसे प्रेजेंटेशन लेंगे, उनसे उनको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह का जो पॉलिटिकल सेटअप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, and that is considered as one of the major reason behind the long working hours of officers, and that is one of the major reason why they are not preferring to work with the central government or work under the central government. Work with the central government is not the correct word. Work under the central government. Fine. Long working hours of all India service officers under, when they are deputed under the central government. Next is extra caution. एक्स्ट्रा कॉशन मतलब कि देर इज नो iota of doubt that these officers have to take extra measures. They have to be extra cautious when they present their reports to the people at higher echelons who are higher in hierarchy than them. कई बार क्या होता है, इनको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इनको अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करनी पड़ती है। कई बार सीधे इनको प्राइम मिनिस्टर्स को प्रेजेंटेशन देनी होती है, डायरेक्टली मिनिस्टर्स जो हैं जिनकी मिनिस्ट्री में वो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी हैं, या फिर दूसरे डेजिग्नेशंस पे काम करें, दे हैव टू प्रेजेंट देयर रिपोर्ट, देयर पीपीटीज डायरेक्टली टू द मिनिस्टर्स. सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई दे हैव टू बी मोर कॉशियस, take more precautions while they work. So extra caution is another thing, another reason why they prefer not to work under the central government. Third one is fewer comfort. Fewer comfort under द सेंट्रल गवर्नमेंट दैन इन द स्टेट गवर्नमेंट. आप स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, डीसी बनते हैं, यू गेट ए वेरी बिग बंगलो, यू गेट ए व्हीकल, गार्ड्स मिलते हैं, आपको बड़ा सा केबिन मिलता है सचिवालय में, आपको बड़ा सा केबिन मिलता है आपके कमिश्नरेट में, राइट, अलग ही आपका वहां पे एक रोला चलता है, राइट. बट when you come to central government, when central government calls you on deputation, you'll find IAS officers traveling in Delhi metro. कई बार रेंट पे घर लेना पड़ता है, हाउसेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, because there are n number of IAS officers who are residing in Delhi, who are working under the central government. So the comfort level that they get under state government is not matchable with the कंफर्ट दैट दे गेट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. हाँ, नॉर्मल इंसान के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कंफर्ट लेवल ज्यादा है, मगर इफ दे कंपेयर इट विद व्हाट दे यूज्ड टू गेट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट दे आर गेटिंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन ऑफ कोर्स द कंफर्ट लेवल इज वेरी लेस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. नेक्स्ट, वर्किंग अवे from the native place. बहुत कम चांस होता है, मगर कई आईएएस ऑफिसर्स को अपने नेटिव प्लेस पे, अपने नेटिव स्टेट पे, द स्टेट दैट दे बिलोंग टू, वो कैडर उनको एलोकेट हो जाता है, राइट. मगर जब सेंट्रल डेपुटेशन पे आना पड़ता है तो दे हैव टू लीव देयर फैमिली बिहाइंड, और इफ दे कैन नॉट लीव देयर फैमिली बिहाइंड तो फिर उनको फैमिली को लेकर शिफ्ट होना पड़ता है, मगर नेटिव प्लेस से इनको मूव करना पड़ता है. मगर कई बार क्या होता है, शॉर्टर स्पेल ऑफ टाइम के लिए ही यूजुअली डेपुटेशन पे आते हैं.
2 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 10 महीने, इस तरह के डेपुटेशन पीरियड छोटे स्पेल्स रहते हैं। तो इतने छोटे स्पेल में यूजुअली लोग अपनी फैमिलीज को मूव नहीं करते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, हो सकता है स्पाउस भी कहीं जॉब करते हो, राइट? सो मूविंग अवे फ्रॉम द नेटिव स्टेट, moving away from the family is another one reason why they do not want to work under the central government. yahan tak clear hoga hopefully. Now let's move on to the next topic, which is the all India service appointment. Appointment kaise hote hain usme dekhte hain. Next is the all India service appointment. पहला बिट जो इसमें हमको समझना है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर तो आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जामिनेशन विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप, राइट? आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करती है। यू गिव प्रीलिम्स, यू गिव मेंस, यू गिव इंटरव्यू, रैंकिंग के हिसाब से आपको सर्विस मिलती है, आपके प्रेफरेंस भी उसमें मायने रखता है, एंड देन यू गेट सिलेक्टेड एज ए एआईएस ऑफिसर, राइट? तो सिलेक्शन प्रोसीजर में अपॉइंटिंग जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नाउ सेकंड, डेपुटेशन। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैंने पहले बताया, एज आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर, the examination is conducted by Union Public Service Commission, and accordingly you are allocated the cadre. When you get the cadre means state, group of states के साथ तो cadre बनता है, ठीक है? वो रिसेंटली हुआ है, पहले इंडिविजुअल स्टेट्स का कैडर होता था। एक अगमुट कैडर है जो कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरीज का एक कैडर है। तो you are allocated a cadre, and when you are allocated a cadre, you are going to spend most of your service years in that particular state only, under that particular cadre, in that particular cadre only. But there are some short spells of time, some short spells of period. For example, 2 months, 4 months, 8 months, 12 months, when the individual has to work under the central government, whenever the central government calls that individual. Right? अभी क्या हुआ था हाल फिलहाल में, इफ यू रिमेंबर, कुछ महीनों पहले की बात है, उस समय हुआ क्या था कि दिस वेस्ट बंगाल वाला इशू है। जेपी नड्डा बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, ही वेंट टू वेस्ट बंगाल। वहां पे क्या हुआ, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हुए। देन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वहां पे जो चीफ सेक्रेटरी थे और डीजीपी जो थे उनको समन किया, और दे वर वार्न्ड दैट, और नॉट दे वर वार्न्ड, उनमें से शायद किसी एक को डेपुटेशन पे दिल्ली बुला भी लिया गया था। और न्यूज थी कि चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी दोनों में से कोई अपनी जो सर्विसेज जो हैं, दे विल लीव दैट सर्विसेज एंड दे विल जंप इनटू द पॉलिटिकल थिंग, दे विल बी जॉइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये एक प्रोसेस बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सिविल सर्वेंट्स को स्टेट से बुला लेती है, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। कई बार आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, कई बार आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें नहीं मान रहे होते हैं, वॉट एवर मे बी द रीजन, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कॉल यू ऑन डेपुटेशन फॉर ए शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? नेक्स्ट, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है? डिसिप्लिनरी, हु इज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी to take actions? Well, as discussed, the cadres are allocated. Central AIS officers are working under different state cadres. जो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 जो हमारा बोलता है, वो ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक वेरी स्टर्न एक्शंस अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ बहुत स्टर्न एक्शंस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर कर सकती है, सस्पेंशन कर सकती है। ये दो चीज जो है
स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम सिविल सर्वेंट्स के साथ कर सकती है जो कि हु आर वर्किंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। 2015 में एक ऐसा ही रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया था, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दैट रूल सेड दैट अ स्टेट गवर्नमेंट कैन एट मैक्स सस्पेंड अ सिविल सर्वेंट फॉर 1 वीक। 1 वीक से ज्यादा अगर उनको सस्पेंड करना है, द रेटिफिकेशन हैज टू बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल चाहिए होगा, देन ओनली द सिविल सर्वेंट कैन बी सस्पेंडेड फॉर मोर देन 1 वीक बाय द स्टेट गवर्नमेंट। Until unless there is approval by the central government, they cannot suspend a civil servant for more than 1 week. Is that clear? Right? Next, ratification by the सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी अगर मेजर एक्शन अगर स्टेट गवर्नमेंट लेती है, इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज सस्पेंडिंग द IAS officer or the civil servant for more than 1 week, then the ratification, then the approval has to be taken from the central government, and until unless that approval has been taken, the civil servant cannot be suspended. Why this has been done? This has been done so as to safeguard the civil servant against any arbitrary action by the state government. स्टेट गवर्नमेंट कोई arbitrary random कोई ऐसा डिसीजन ना ले ले, randomly किसी सिविल सर्वेंट को सस्पेंड ना कर दे, बिकॉज दे आर नॉट टोइंग टू द डिमांड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो उससे बचाने के लिए यह प्रोविजन जो है ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 में डाला गया है। राइट, सो यू अंडरस्टैंड कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, डेपुटेशन कैसे होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है, रेटिफिकेशन कब स्टेट गवर्नमेंट की डिसीजन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए होगा। राइट, नेक्स्ट दैट वी हैव टू सी इज व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच आर क्लासिफाइड एज ऑल इंडिया सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज है जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज की तरह का तबका दिया गया है या फिर टैग किया गया है। पहला है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन administrative service, right? Second one is Indian police service. Indian police service. Third one is Indian foreign service. One thing that you have to keep in mind, ये IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए नहीं होता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए हमेशा इसको IFOS से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल इंडिया सर्विसेज, दिस इज ऑल इंडिया सर्विस, दिस इज ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रोविजन जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का प्रोविजन भी उसमें है। जुडिशियल सर्विसेज हैव नॉट बीन फॉर्म्ड सो फार, बट देयर इज अ प्रोविजन फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज ऑल्सो, विच जिस पे अभी डिसीजन लेना बाकी है, जिसपे कोर्ट्स नहीं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट नहीं, उस पे सुप्रीम कोर्ट नहीं उस पे अभी तक बेसिकली रोक लगाई हुई है। राइट, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है तो बताइए, इज दिस क्लियर सो फार एवरीवन? Right, good. Okay, I'm looking into your comment. Fine. The next topic that we have to see is the functions of IAS officers. Next topic जो हमको देखना है, that is functions of IAS officers.
फंक्शन क्या है आईएएस ऑफिसर्स के, यूजुअली क्या फंक्शन उनको परफॉर्म करने होते हैं, मतलब कि आप लोग क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, सिलेक्शन आपका हो जाता है तो, राइट। फर्स्ट इज रेगुलेटरी फंक्शन, regulatory function. What do you understand by regulatory functions? What do you understand by regulatory functions? Regulatory functions मतलब कोई भी एक्टिविटी को लेके उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उससे रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस देना इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द रेगुलेटरी फंक्शन। फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की फीस क्या होनी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का बच्चों के प्रति क्या अकाउंटेबिलिटी है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का पेरेंट्स के प्रति क्या अकाउंटेबिलिटी है, उसको डिक्टेट करना, उसके लिए रूल्स बनाना, उसके लिए लॉज बनाना, एंड देन इंप्लीमेंटिंग दोज लॉज इज नोन एज रेगुलेटरी इशू। यहां पे बाय लॉज की बात हो रही है, ऑर्डर्स की बात हो रही है, रूल्स की बात हो रही है। लॉ मेकिंग किसका काम है? लॉ मेकिंग इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर, मगर जो रूल्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, बाय लॉज होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव बना सकती है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव, नॉट द टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, राइट। अब पूछेंगे आप, सर परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कौन है, राइट। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपके होते हैं सिविल सर्वेंट्स, और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स। दीज आर टेम्पररी, फाइन। तो सेकंड इज पॉलिसी मेकिंग, सेकंड इज पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट जॉब, नेक्स्ट फंक्शन दैट दे परफॉर्म इज मेकिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज फॉर द यूथ, पॉलिसीज स्पोर्ट्स पॉलिसी, पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन, पॉलिसी रिलेटेड टू स्पेस। अब आप बोलेंगे सर ये इतने ज्यादा डोमेन एक्सपर्ट्स तो नहीं है कि ये स्पेस से रिलेटेड पॉलिसी बना देंगे, एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बना देंगे। नो, दे आर ऑफ कोर्स नॉट डोमेन एक्सपर्ट्स, राइट। But what they do when they make policy, when they draft policy, they take suggestions from domain experts. जितने भी डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है वैसी पॉलिसीज की, वो जिन्होंने उस फील्ड में काम किया है, वो जिन्होंने उसमें रिसर्च किया हुआ है, उनसे दे टेक suggestions from everyone and then they draft the policy. Next is program implementation. Program implementation, and that is why they are called executives, that they because they execute the schemes, they execute the laws, they execute the programs, that is why they are called executives. Next one is improving ease of living, improving ease of living. How would they improve ease of living? How would they improve ease of living? स्कीम्स को इंप्लीमेंट करते हैं, किसी को सिलेंडर का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, राइट। कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, रोड्स बनवानी है। सो दे इंप्रूव ईज ऑफ लिविंग ऑफ citizens of the country, of normal public people at the grassroots level. Next is ease of doing business. Ease of doing business. And last one is evidence-based assessment. Evidence-based assessment. एविडेंस बेस्ड असेसमेंट किसका? एविडेंस बेस्ड असेसमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, गवर्नमेंट की स्कीम्स का, लॉज का, रूल्स का, जो कि ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो उसमें दिक्कतें कहां पे आ रही हैं? आधार का देखिए आप, आधार हमारा कितने साल पहले लागू हुआ था, बट इट कंटिन्यूड टू हैव चेंजेस, इट कंटिन्यूड टू हैव न्यू सेट ऑफ रूल्स। जीएसटी, इट स्टिल इज इवॉल्विंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एविडेंसेस आ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से रिपोर्ट्स मिल रही है, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, कहां पे लूप होल्स हैं, फिर वो होल्स को फिल करना, फिर वो उन होल्स को फिल करना, राइट।
So these are the basic functions of a IAS officers. Now we have to see issues in their functioning. Issues in their functioning. What are the issues that they are facing majorly? Pehla issue that they are facing is low public trust. First one is low public trust. There have been many individuals, civil servants. There have been many examples wherein we can see, or we have seen that the involvement of these civil servants in deeds which are not accepted by, which are not expected by these people who are at this position is increasingly seen. आपने देखा होगा झारखंड की एक सिविल सर्वेंट थी जिनके यहां से ह्यूज अमाउंट में कैश मिला था. कई साल पहले भोपाल से एक सिविल सर्वेंट कपल था. crores of rupees were found from their home. So there are increasing incidents of corrupt activities among the civil servants. It is not only about the corrupt activities that they are involved in. कई बार behavioral and attitudinal issues भी उनमें पाए गए हैं, देखे गए हैं. आपने नोटिस किया नहीं होगा कोविड के टाइम पे एक मध्य प्रदेश से एक सिविल सर्वेंट की फोटो काफी वायरल हुई थी, वेयर इन उन्होंने एक हॉस्पिटल में गए थे विजिट करने के लिए. वहां पे पेशेंट जो है बेड पे लेटा हुआ था, उस आईएएस ऑफिसर का पांव उसके बेड पे था, एंड ही वाज लीनिंग एंड आस्किंग अबाउट द प्रॉब्लम. सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड बाय द मासेस कि दैट इज नॉट द वे अ सिविल सर्वेंट शुड इंटरेक्ट विद द पीपल हु इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग. और हॉस्पिटल में जहां पे कि हाइजीन बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, आप उसके बेड पे आप पांव रख के खड़े हुए. सो इस तरह के कुछ मिसडीड्स होते हैं जहां पे कि बिहेवियरल मान लीजिए, उसको आप एटीट्यूडनल मान लीजिए, करप्ट एक्टिविटीज मान लीजिए, वेर इन दे गेट इन्वॉल्व्ड, विच इज कॉजिंग अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट अमंग द पब्लिक. राइट. नेक्स्ट फंक्शनिंग में इशू है लो on competence, conviction, low on competence, conviction, and being conformist. One other issue which has been haunting the civil services or civil servants is the complacency that they have after getting selected or after serving for certain number of years. A complacency aa jati hai and they do not perform as they're asked to, or as they have to perform as an IAS officer. Right. Next is conviction. Conviction कम है वर्क करने का, इश्यूज को रिजॉल्व करने का, सॉल्यूशंस लोगों की प्रॉब्लम्स का निकालने का, वो एक कन्विक्शन जो है वो कम है यहाँ पे. गुड इवनिंग धीरज. गुड इवनिंग एवरीवन. वैष्णवी, प्रतुष. राइट. दूसरा क्या है, दे आर बिकमिंग कन्फर्मिस्ट. कन्फर्मिस्ट मतलब जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर ट्राइंग टू डू व्हाट देयर पॉलिटिकल लीडरशिप एक्चुअली वांट देम टू डू. They are toeing to their advices, they are toeing to their needs, and rather than serving the masses, rather than serving the public, they are majorly serving the political masters. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद हो सकता है कि किसी कमेटी का चेयरमैन बना दें, रिटायरमेंट होने के बाद हो सकता है कि कोई ऑनरेरियम पोस्टिंग मिल जाए, honorary posting मिल जाए. So there are certain pecuniary benefits and certain monetary benefits that they try to gain by following the diktats of their political leaders. Right. So these are certain issues with their functioning. But ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही issues ही हैं उनके साथ. They have immensely contributed. There have been many civil servants who have immensely contributed towards the overall development of the country, towards development of certain sectors of the country. Economy को ले लीजिए,
आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को ले लीजिए, इकोनॉमिक सेक्टर को ले लीजिए, शिपिंग को ले लीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिविल सर्वेंट ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लोगों के इश्यूज को रिजोल्व किया है। देयर आर एग्जांपल्स ऑफ नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स जिनके ट्रांसफर पे पब्लिक भड़क गई है पॉलिटिकल लीडरशिप पे, because public have actually loved them, because the civil servant has actually worked for them. There are a number of civil servants. So what have been the major contribution of them? सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आप देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में इंडिया में आए. It was not only Manmohan Singh ji and Narasimha Rao ji, they were at the helm of the reforms, of course. They were at the helm of the reforms, but the executives, permanent executives, the civil servants played a very big role in implementing the reforms which were taken by the government at that point of time. Liberal economic reforms of 1991, right? Then ब्रिंगिंग इनोवेशंस. अब इनोवेशंस कैसे? आधार आया, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड. गवर्नमेंट ने क्या किया? आधार को डीबीटी के लिए यूज कर लिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए. आधार को अकाउंट से लिंक किया, वहां से बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया, अकाउंट में सीधे पैसे चले गए. पहले क्या था? वाया वाया जाता था, कैश मिलता था. गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया है कि हम 5 रुपए खर्च करते थे तो 30 पैसे लोगों के पास पहुंचते थे. 4 रुपए 70 पैसे गायब रास्ते में. तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग गुड, गवर्नमेंट इज डायरेक्टली प्रोवाइडिंग मनी. पैसा आ गया, अब खरीद लो. तो डीबीटी वाला. जीएसटी का आप इनोवेशन देख लीजिए. और एक बहुत मेजर इनोवेशन आने वाला था, डायरेक्ट टैक्स, डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड. वो आया नहीं है, वो भी आएगा कुछ सालों में, राइट? अगेन यहां पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशंस है इसमें. नेक्स्ट इज डिसमेंटलिंग द आर्काइक लॉज. डिसमेंटलिंग द archaic laws. Dismantling the archaic laws means removing those laws which have lost their relevance in the present time. Removing those laws which have lost their relevance in the present time. For example, Indian Motor Vehicle Act 1914 से चला आ रहा था. 1914 से मोटर व्हीकल एक्ट चला आ रहा था, अब जाके हटा है 3-4 साल पहले नया एक्ट आया, राइट? 1934 का इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट अभी तक लागू था, काफी साल पहले तक. इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 बहुत पुराना लॉ था, अभी तक लागू था. इस लॉ का एक बहुत अजीब सा इसमें प्रोविजन था. इस लॉ में इसमें प्रोविजन था कि जो काइट्स हैं, पतंग, दे वर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एयरक्राफ्ट. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इवन काइट्स वर क्लासिफाइड एज एयरक्राफ्ट. अब बताओ, पतंग उड़ाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा, ये प्रोविजन था इसमें. देयर वाज अ प्रोविजन हियर वेयरइन काइट्स वर आइडेंटिफाइड एज एयरक्राफ्ट एंड टू फ्लाई एयरक्राफ्ट यू नीडेड अ परमिट. तो मतलब पतंग उड़ाने के लिए परमिट लो, पहले पतंग खरीदो फिर परमिट खरीदो. तो इस तरह के जो आर्काइक लॉज थे, दीज आर डिसमेंटल्ड बाय द सिविल सर्वेंट्स ओनली. इतना सारे लॉज पढ़ने पड़ते हैं, क्या आज की डेट में रेलिवेंट है, क्या नहीं. हो सकता है ब्रिटिशर्स के टाइम में थोड़ा बहुत रेलिवेंट भी हो. बम विस्फोट मारते रहते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, सर फोड़ते रहते थे इनका, तो उनको लगा भैया कहीं पतंग से ना फोड़ दें हमें, राइट? तो हो सकता है उस समय रेलिवेंट हो, बट आज की डेट में इट वॉज कंप्लीटली इररेलिवेंट. तो कौन पढ़े इतने लॉज को? आप और मैं. अब मैंने बताया तो शायद आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाने के लिए पढ़ाई की तब मुझे पता है. But these civil servants, they go through these laws every now and then so as to make them compatible with present times. Right? So dismantling the archaic laws. Women empowerment. Next contribution is, major contribution is in the field of
विमेन एम्पावरमेंट, ऐसी स्कीम्स, ऐसा प्रोग्राम्स लेके आओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको इंप्लीमेंट करो रूरल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जिससे कि वुमेन जो है वह एम्पावर्ड हो, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड। ऐसे कई सिविल सर्वेंट्स खुद रहे हैं जो हु हैव बीन अ एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, हु हैव बीन अ एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। Females have looked up to them and tried to become like that, and thus directly or indirectly they have contributed a lot towards women empowerment. Fine, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अगला देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं इनके फंक्शनिंग में, या फिर जिस तरह से कुछ जगहों पे वी डू फाइंड लूप होल्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, हाउ कैन वी कवर देम अप, हाउ कैन नॉट कवर देम अप, हाउ कैन वी रेक्टिफाई देम, व्हाट आर द सॉल्यूशंस व्हिच कैन हेल्प द वर्किंग एंड द फंक्शनिंग ऑफ दीज सिविल सर्वेंट्स और द आईएएस ऑफिसर्स, दैट वी हैव टू सी नाउ। फाइन, पहला है इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी इन द गवर्नेंस। इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी इन द गवर्नेंस। अब सिविल सोसाइटी को आप गवर्नेंस में कैसे इंक्लूड कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो? सिंपल सी बात है, काफी साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, वेर इन आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, रादर आई कैन से अ वेरी इनोवेटिव आइडिया। उसमें क्या लिखा था, काफी सालों से आ रहा था और रूरल एरियाज में आज भी एग्जिस्टिंग है, कि जो स्कूल्स होते हैं रूरल एरियाज में, या फिर आप समझे टाउन्स में, स्मॉल टाउन्स, टायर 3 टायर 4 जो टाउन्स होते हैं, द गवर्नमेंट स्कूल्स इन दोज एरियाज डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। टीचर्स एब्सेंट रहेंगे, स्कूल्स में क्लासेस अवेलेबल नहीं है, क्लासेस हैं तो रूफ अवेलेबल नहीं है, रूफ भी अवेलेबल है तो बारिश के टाइम में पानी अंदर आ जाता है, गर्मी इतनी होती है कि बच्चे पसीने में तर होके पढ़ रहे हैं, बेंचेस नहीं है, नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, जो मिड डे मील स्कीम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, राइट? खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, दाल की जगह पानी मिल रहा है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स स्कूल्स में रूरल एरियाज में देखी गई हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर जो है वो 5-5 क्लासेस को एक साथ बैठ के पढ़ा रहा है, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इज वेरी बैड। So these problems have been seen in schools in tier 3, tier 4 और रूरल एरियाज, विलेजेस। इसके लिए सॉल्यूशन था बहुत अच्छा, एक बड़ा ही नोवाइज सॉल्यूशन वहां पे मेंशन किया गया था उस आर्टिकल में। They mentioned that why not include people from the civil society, people from the same area in the, and create an audit team which can audit the functioning and the finances of the school time to time। अब सिविल सोसाइटी और लोकल एरिया के लोगों का एक टीम बना के ऑडिट करवाने का फायदा क्या है? उनमें से ही किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होगा, उनका नहीं पढ़ रहा होगा, उनके रिश्तेदारों का पढ़ रहा होगा, राइट? सो दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। दे विल बी डायरेक्टली बेनिफिटिंग फ्रॉम द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। They will be directly benefiting from the proper food that will be provided to students under the midday meal scheme, है ना? तो ऐसी एक ऑडिट टीम बनाई जा सकती है ग्रास रूट लेवल पे, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके। सिविल सोसाइटी है उनको लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, जो लोकल लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए, इवन दो दे आर नॉट पॉलिटिकली वेरी मच इन्वॉल्व, या फिर पॉलिटिकली दे माइट नॉट बी हैविंग अ हैवी हैंड, बट कमियां निकाल तो कोई भी सकता है। कमियां निकालने की वाली बात है, लोगों को खींचने वाली बात है। गवर्नमेंट से फंड्स रिलीज होते हैं काफी स्कूल्स के लिए, विलेज लेवल पे भी। वो फंड कहां जा रहा है? स्काउट एंड गाइड, जैसे कि एक आपने पता होगा स्काउट्स एंड गाइड्स क्या होते हैं। फॉर दैट ऑल्सो स्कूल लेवल फंड्स आर रिलीज्ड। डिस्ट्रिक्ट को रिलीज होता है, डिस्ट्रिक्ट देन रिलीजेज इट टू द डिफरेंट स्कूल्स। वेदर द स्कूल इज ट्रेनिंग द स्टूडेंट फॉर स्काउट्स एंड गाइड, दैट कैन ऑल्सो बी ऑडिटेड।
तो फंड्स का ऑडिटिंग पूरा हो सकता है, राइट? फंक्शनिंग का भी हो सकता है और फंड्स का भी हो सकता है, दैट कैन बी डन। टीचर जो हैं वो लोकल एरिया से ही होंगे, यूजुअली लोकल एरिया में। अब ऑडिट अगर वहां की लोकल टीम करेगी, लोकल पीपल वहां पे इन्वॉल्व होंगे, द टीचर पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा कि भाई हमारे ही बच्चे हैं, आप भी हमारे ही बीच के हो, आप पढ़ लिख के टीचर बने हो, व्हाई नॉट यू आर मेकिंग द स्टूडेंट्स a good citizen, why you are not conducting the classes at time, right? तो involving the civil society in the governance। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया आपको चीजों को समझाने के लिए, ये क्लियर है? देन ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड स्क्रूटनी। greater accountability and scrutiny, right? As we have seen, there have been many, or there are certain number of civil servants who are involved in misdeeds, who are involved in corrupt activities. So there should be a very strong mechanism to track down these black ships. Because if these black ships are not tracked down, the complete community, the complete brethren of civil servants get blemished. तो उस ब्लेम को सब पे ना लाया जाए, सब पे वो ब्लेम ना पड़े, वो छींटे सब पे ना पड़े, इसलिए बहुत स्ट्रांग एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करना चाहिए। एक स्क्रूटनी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके, जिससे कि टाइम टू टाइम ये पता लगाया जा सके कि वेदर द इंडिविजुअल इज फंक्शनिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन और नॉट, वेदर द इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग द टास्क विच हैव बीन गिवन टू देम और नॉट। और आजकल ये चीज थोड़ी बहुत स्टार्ट भी हो गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बहुत तगड़ी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट्स में। एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स दैट देयर इज अ स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग होल्ड ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑन आईएएस ऑफिसर्स विच आर पोस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स पे नहीं, उनके लेवल, उनके नीचे भी जो काम कर रहे हैं, लोअर हायरार्की पे जो लोग हैं, उन पे भी बहुत स्ट्रांग होल्ड इस समय गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट्स का है। आई एम नॉट टॉकिंग बेसिकली अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ, चाबुक सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से ही है, बट फॉलो जो है एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट आज की डेट में इतना हम मान सकते हैं कि दे आर फॉलोइंग, दे आर परफॉर्मिंग, दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म एटलीस्ट, फाइन। और आप देख ही रहे ईडी और सीबीआई को तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब मन चाहे किसी ना किसी तरह यूज करके आईएएस ऑफिसर्स को बीच बीच में लाइन पे ले ही आती है, ठीक है? इट्स नॉट ओनली अबाउट द आईएएस ऑफिसर्स, ऑल सिविल सर्वेंट्स बेसिकली। हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, जैसे कि दो तरह की सर्विसेज होती है, मैंने आपको पहले बताया था ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन आता है। एक होती है सेंट्रल सर्विसेज, तो जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, वो आती है सेंट्रल सर्विसेज में, दैट डज नॉट फॉल अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज। तो जो आप एग्जाम देते हैं यूपीएससी का, जिसमें 18-19 सर्विसेज जो हैं, उनमें से 3 जो हैं ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, बाकी जो हैं वो सेंट्रल सर्विसेज हैं, बाकी जो हैं वो सेंट्रल सर्विसेज हैं। गुड इवनिंग अनूप। यस वैष्णवी, वेरी मच करेक्ट, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, so these are certain steps which need to be taken to bring things on track so that proper functioning is of civil servants, proper in proper manner they perform, and they do the job that they are destined to do, that they are meant to do, that is to service the public. Next topic that we have to see is topic दूसरा एक पढ़ेंगे तो वो थोड़ा बड़ा है, it will not finish on time. Fine, we will start with it. Let's see how much time it takes. United Nations report on internet shutdown. This is the next topic that we have to see. United Nations report on internet shutdown. UN report on internet
शटडाउन, यूएन रिपोर्ट ऑन इंटरनेट शटडाउन, राइट। अब इसमें टॉपिक्स हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी सीइंग। फर्स्ट दैट वी विल बी सीइंग इज व्हाट इज इंटरनेट शटडाउन, what is internet shutdown. Then we will be seeing certain facts related to internet shutdown, certain facts related to internet shutdown. Then thereafter we will see reasons for internet shutdown. Thereafter we will be seeing impact of internet shutdown, very important point, impact of internet shutdown, impact of internet shutdown, that we will be seeing. Then we will be seeing certain recommendations, कुछ recommendations देखेंगे जो कि दी गई हैं, so that internet shutdown do not take place. Next we will be seeing what the courts have to say regarding internet shutdown. Internet shutdown से related courts का क्या कहना है. What courts have to say regarding the internet shutdown, and what are the rules which pertain to internet shutdown. Internet shutdown करने के लिए कौन से रूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं. Right? So these are the topics that we will be covering under this particular current affairs issue, which is UN report on internet shutdown. ठीक है, तो पहली चीज हम देखते हैं, व्हाट इज इंटरनेट शटडाउन. इंटरनेट शटडाउन क्या चीज है? इंटरनेट शटडाउन बेसिकली इज अ सेट ऑफ मेजर्स व्हिच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन. इंटरनेट शटडाउन क्या है? इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ मेजर्स taken by the government on behalf of the government itself, taken by the government and on behalf of the government to disrupt or stop access to information communication services. Disrupt or stop access to information communication services, that is known as internet shutdown. Fine. अगर हम स्टेटस देखें कि क्या फैक्ट है इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट इन 5 years 2016 से लेके 2021 तक in around 74 countries, 976 times internet shutdowns have taken place. 976 times internet shutdowns have taken place. Fine. और ये 976 में से 106 बार 106 times internet shutdown has taken place in India. और उन 106 में से भी 85 टाइम्स ये इंटरनेट शटडाउन जो है जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है. आउट ऑफ 976, 106 हैव टेकन प्लेस इन इंडिया. आउट ऑफ 106, 85 हैव टेकन प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर. राइट. अब नेक्स्ट आ जाते हैं, रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई दिस इंटरनेट शटडाउन जो गवर्नमेंट करती रहती है. सबसे पहला रीजन जो पता चला है इस रिपोर्ट में, वो रीजन है टू सबवर्ट द प्रोटेस्ट एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस. द मेजर रीजन व्हाई इंटरनेट शटडाउन आर डन बाय द गवर्नमेंट इज टू सबवर्ट द पॉलिटिकल क्राइसिस एंड protest. For example, if you see
whenever there is a political crisis in any state, or whenever there is a protest against the state, the center, or the government tends to stop एक्सेस टू इंटरनेट. उससे क्या होता है कि लोग जमा होने में मुश्किल होती है. फॉल्स इंफॉर्मेशन या ट्रू इंफॉर्मेशन जो भी है, इंफॉर्मेशन ट्रैवल, इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं हो पाती है. एंड दैट वे दे ट्राई टू control the crowd, they try to control the masses, they try to control the people who are protesting. Secondly, one of the another major important reason why these internet shutdowns are done is to curtail or to curb the communal protest, communal riots. Communal riots बोल लीजिए या फिर आप riots बोल लीजिए सिर्फ, right? उन कंडीशंस में भी इंटरनेट शटडाउन जो है यूजुअली गवर्नमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करती आई हैं. ठीक है, मेजर रीजंस ये हैं. सेकेंडली हम देखेंगे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन. फर्स्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट. ह्यूज इकोनॉमिक impact is very, very, very huge. For example, we know that a huge amount of payments are done these days via UPI. ठीक है, UPI के थ्रू मैक्सिमम डिजिटल पेमेंट होती है आजकल. If the internet is shut down, then the UPI payments will not take place. People like me, I am giving you my example. I never carry these days. I never carry cash with me. I am dependent completely on this phone to make payments. If there is internet shutdown, एक दिन के लिए भी हुआ अगर, तो मेरी मुश्किल हो जाएगी. That is how much we are dependent on internet for our daily needs now. समझे? और जब मेरे जैसे अगर बहुत सारे लोग होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कई सारी हैं जो कि हैम्पर होंगी. इट्स नॉट ओनली अबाउट यूपीआई पेमेंट. यूपीआई पेमेंट इज अ वेरी न्यू थिंग. ठीक है, कैश निकाल लेंगे, काम हो जाएगा. आजकल बिजनेस टू बिजनेस जो डीलिंग्स होती हैं वो ओवर द इंटरनेट होती हैं. मेल्स भेजना, प्रेजेंटेशंस भेजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, डील्स फाइनल करना, जो आपने प्रोडक्ट लिया है उसकी पेमेंट वाया इंटरनेट करना, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू. सो ये बहुत मेजर इंपैक्ट इस पे पड़ता है बेसिकली. और अगर हम एक सिचुएशन देखें, म्यांमार का एग्जांपल लेके चलते हैं हम. वी नो दैट म्यांमार इज अंडर मिलिट्री रूल नाउ. ठीक है, जनता गवर्नमेंट है वहां पे. तो वहां का अगर हम सिचुएशन देखते हैं आज की डेट में, तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड फ्रॉम फरवरी टू दिसंबर 2021, अगर हम म्यांमार का फरवरी से लेके दिसंबर 2021 तक का देखेंगे, तो only because of internet shutdown, they have had a huge economic loss worth $2.8 billion. $2.8 billion का लॉस म्यांमार की इकोनॉमी को हुआ है in between February to December 2021 because of continuous internet shutdown. ठीक है. Next impact is disrupting the political transparency. Disrupting the political transparency. Let's suppose the government has taken any decision. And there is public resentment against that decision, and maybe that decisions need to be debated publicly. But if there is no internet facility, people cannot understand the views of the other side. People cannot understand why the policy is not good, because लोग ज्यादातर आज के डेट में न्यूज जो है वो टेलीविजन पे देखते हैं, बट कम देखते हैं. टेलीविजन पे भी देखते हैं तो वाया इंटरनेट देखते हैं. इंटरनेट हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट मीन्स and one of the major means for the flow and transfer of information from one place to another, from one person to another person. But if the internet shutdown takes place, these debates, people cannot participate in these debates, people cannot get access to the
views of different people on certain political issues. Political debates might not take place. ठीक है, आप इलेक्शंस के टाइम पे अगर इंटरनेट शटडाउन कर देते हैं तो जो कर देते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज दे कैन नॉट रीच आउट टू देयर वोटर बेस. सोशल मीडिया कैंपेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कैंपेनिंग दीज डेज. दैट कैन नॉट टेक प्लेस. गवर्नमेंट आजकल वेबसाइट्स पे, मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पे, डिपार्टमेंट्स के पोर्टल्स पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लिए कहती तो है, ऑफ कोर्स, अपनी रिपोर्ट्स डालती हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स डालती हैं. पीपल कैन नॉट एक्सेस देम इफ देयर इज इंटरनेट शटडाउन. So it will disrupt the political transparency very hugely. Right? Next, it will disrupt the civic life. Disrupting the civic life. Civic life मतलब हमारी और आपकी लाइफ. एसजीओ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी फंक्शनिंग जो है कंप्लीटली हैम्पर हो जाती है इस तरह के इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से. इट ऑल्सो इंटरफेयर्स विद द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स. इंटरफेयर विद द हेल्थ एंड एजुकेशन. कैसे हेल्थ और एजुकेशन के साथ पे इंपैक्ट पड़ता है? आपने टेलीमेडिसिन का नाम सुना होगा. You must have heard about the concept of telemedicine, right? Telemedicine में क्या होता है? People जो हैं, जो people who are suffering, they live in remote areas. People who are suffering, they live in remote areas and they do not have access to hospitals and good doctors. Even if they have access to hospitals, the expert doctors are not available at those places. Then they take the help of telemedicine. दूसरे जो डॉक्टर कहीं और एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो जहां बैठे हुए हैं उनके साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी बीमारियां बताते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. देन वहां से फिर पता चलता है कि भाई मेडिसिन क्या यूज करनी है. अगर इंटरनेट डिसरप्शन होता है तो क्या मैं और आप आज बात कर रहे होते? क्या मैं कैपेबल होता आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए? क्या चेंज आया आपके साथ इंटरेक्ट कर पाता कभी भी? या फिर अचानक से मान लीजिए अगले 5 दिन के लिए इंटरनेट डिसरप्ट हो जाता है तो हमारी जो क्लासेस है करंट अफेयर्स की 5 दिन के लिए बंद हो जाएंगी. तो आपका जो एक फ्लो चला आ रहा है, आपका एक टाइमिंग फिक्स हो रहा है कि हाँ 8:30 से 9:30, 10:30, 10 बजे तक हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है, चेंज आएगा, दैट विल गेट डिसरप्टेड. फाइन. सो दिस इज हाउ इट इज डिसरप्टिंग और इट डिसरप्ट्स द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स. इट ऑल्सो एंडेंजर्स द वल्नरेबल सेक्शंस. वल्नरेबल सेक्शंस कौन होते हैं? पीपल हु आर मोर प्रोन, or the sections of population who are more prone to get affected easily. For example, senior citizens, they are considered the vulnerable people. Women, scheduled caste people, scheduled tribe people, children of every section. These are considered as, then you can say, Divyangs. Right? So these people are considered the vulnerable section. इंटरनेट डिसरप्शन होता है, इनको थोड़ा सा डेंजर जो है बढ़ जाता है. कहीं पे एक बच्ची है पढ़ने के लिए गई हुई है ट्यूशन, शाम होगी 7-8 बज गए, राइट? घर वापस जा रही है, कुछ भी अगर उनको दिक्कत होती है, कॉल नहीं लग रही है, अगर वो मैसेज करना चाहे इंटरनेट के थ्रू, मैसेज नहीं जा पाए घर पे. कई बार पेरेंट्स जो है सिक्योरिटी एप्स डाल देते हैं, दैट सिक्योरिटी ऐप विल नॉट वर्क, राइट? सीनियर सिटीजन्स को इमीडिएटली किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी. दे इम्पैक्ट द इंटरनेट शटडाउन्स ऑल्सो अफेक्ट द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी तो किसी भी तरह की हो सकती है. आजकल आप यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, बहुत सारे आ गए कंटेंट क्रिएटर्स,
And internet, good internet facility has, of course, given them a chance to bring out their creativity before the masses, before the country, before the world. And there are many people who have benefited because of this. ऑनलाइन आर्ट गैलरीज चलती हैं. कोई पेंटर बैठा हुआ है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया who do not have access to come to Delhi and showcase his art can showcase it through the online art gallery. So अगर इंटरनेट डिसरप्शन होता है तो क्रिएटिविटी वो फिर कैसे दिखाएंगे? ठीक है, काफी चीजें जो होती हैं वो ऑनलाइन लोग क्रिएट करते हैं आजकल, ऑनलाइन आर्ट बनाते हैं. दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर देम. So loss of creativity is another issue which people face because of internet shutdowns. Now we have to see the recommendations, right? Recommendations regarding this. Recommendation. पहला तो सिंपल सा है, stop imposing internet shutdown. First one is very simple. Stop imposing internet. Stop imposing internet shutdown. Well, it should be last recourse. ठीक है, लास्ट रिकोर्स होना चाहिए. उससे पहले गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी इसके अलावा और जो भी कोई स्टेप होते हैं वो पहले यूज कीजिए आप. इट शुड बी द लास्ट स्टेप जिसके बिना कोई काम नहीं बन सकता है. अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई फाइनली हमको करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर हम नहीं करते हैं तो काम नहीं बनेगा, देन ओनली द इंटरनेट शटडाउन शुड बी इम्पोज्ड. अदरवाइज there should be no shutdown of internet, right? Next is there should be legitimacy. Whenever there is internet shutdown, it should be legitimate. It should come from a competent authority. There is a whole set of guidelines which have been given by the Supreme Court. There's a whole set of guidelines which are given under the temporary suspension of telecom services rules 2017. So that complete guideline should be followed. That should be taken care of. So there should be legitimate ban of internet. There should be legitimate ban on internet. It should not be arbitrary. Ban shall be legitimate. Ban shall be legitimate. Right? Then clear policies. It should be put in public domain that what are the situations, what are the conditions under which the administration, the government can impose internet shutdown. There should be no ambiguity about it. कि कैसी सिचुएशन होगी, किस तरह की कंडीशंस में, किस तरह के सोशल एनवायरनमेंट में इंटरनेट शटडाउन गवर्नमेंट कर सकती है. There should not be ambiguity about it so that the people are aware about their rights. People are aware about what to expect from the government regarding the internet shutdown. Right? So these are certain recommendations. Now, next thing that we have to see is the Supreme Court guidelines. Supreme Court guidelines on internet shutdown. Right? So here Supreme Court said that the only law, the only rule under which internet can be suspended, internet services can be shut down in any region, in India in fact, is temporary suspension of telecom rules 2017 under Indian Telegraph Act. It is temporary
suspension of telecom services rules 2017 under Indian Telegraph एक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि इसी रूल के तहत, इसी रूल के अंडर सारा जो भी इंटरनेट सस्पेंशन है वो हो सकता है, एंड एवरीथिंग विच इज मेंशन्ड इन दिस टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम रूल्स 2017 शुड बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। फाइन, this also says that these telecom rules say that the only competent authority to issue an order under the suspension rules in ordinary circumstances would be the secretary to the Ministry of Home Affairs, national level पे। अगर आपको इंटरनेट शट डाउन करना है तो ओनली अथॉरिटी कौन है? सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कंपीटेंट अथॉरिटी कौन है? सेक्रेटरी टू द MHA, he shall be the competent authority. The rules, same rules also say that if the confirmation do not come from the competent authority within 24 hours, immediately if the confirmation do not comes from a competent authority immediately, then the internet shutdown or the order related to internet shutdown shall cease to exist within 24 hours. ठीक है, अगर competent authority के थ्रू ये confirmation immediately नहीं आया तो ऐसा जो भी order है internet shutdown से related, it will cease to exist within a period of 24 hours. Cease to exist within a period of 24 hours. Cease to exist within a period of 24 hours. Right? Next गाइड वो क्या है कि इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड ऑर्डर जो है, it should be given very clearly, there should be no ambiguity in it, and it should be given in written. There is no acceptance of oral order. There is no acceptance of oral order. Fine, clearly and in written format it should be given. Next, final, the confirmation by the competent authority should not be merely a formality. It should not be merely a formality, but the competent authority should use his or her independent mind while passing the order. Right? जब वो ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उनको अपना इंडिपेंडेंट माइंड जो है वो यूज करना चाहिए, और इमीडिएटली उस समय क्या प्रेजेंट सिचुएशन है उसको भी उनको ध्यान में रखना चाहिए. दे शुड कीप इन माइंड इमीडिएटली व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, एंड देन द ऑर्डर मस्ट बी पास्ड बाय यूजिंग by applying their mind and not merely confirming with the formal activity. फॉर्मेलिटी नहीं करनी है उनको दे शुड यूज देयर माइंड एंड देन अप्रूव इट. राइट, सो दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस. इससे रिलेटेड एक केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था हाल फिलहाल में, वो डिस्कस कर लेता हूं मैं लास्ट. केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर था विद रिगार्ड्स टू इंटरनेट शटडाउन. केरला हाई कोर्ट ने बोला है, एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, इसको आप ध्यान रखेंगे. कोई भी हाई कोर्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट है, ऐसा कभी, राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, ऐसा कभी नहीं बोला है. They have always said that right to internet falls under the fundamental right to life and personal liberty under Article 21 of the Constitution. ये बोलते हैं कि ये उसके अंडर फॉल करता है, मतलब कि इनहेरेंट है,
एक्सप्लिसिट नहीं है। तो अगर एक्सप्लिसिट अगर कोर्ट्स बोल देते हैं तब तो गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ेगा और इंटरनेट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट द नो कोर्ट हैज एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। दे हैव ओनली सेड दैट इट इज अ राइट अंडर आर्टिकल 21 wherein which says that which talks about right to life and personal liberty, right? तो केरला हाई कोर्ट ने बोला कि it is an inherent right under article 21. It also said that it is also inherent right under article 21A, क्योंकि 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है। 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, इसलिए बोला है कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A दोनों में ये इंप्लिसिट है, राइट? तो ये पॉइंट भी आप हमेशा मेंशन करेंगे, दीज 2 पॉइंट्स। और केरला हाई कोर्ट का है, ये भी बताओगे आप। बट ये भी आपको बताना होगा कि एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, इंप्लिसिटली बोला है। ये भी आपको बताना पड़ेगा कि एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, इंप्लिसिटली बोला है। फाइन, तो आज के लिए हमारा इतना ही है। स्टे ट्यून्ड विद ChangeIAS। वी विल बी कमिंग अप विद करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस। वीक में 5 दिन हमारा करंट अफेयर्स चलेगा आप लोगों के लिए। हर दिन एक्सपर्ट टीचर्स जो हैं वो आपके साथ रहेंगे, एज इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाय मिस्टर राजीव चौहान सर। तो स्टे ट्यून विद ChangeIAS फॉर डेली करंट अफेयर्स राउंड द ईयर। ओके, थैंक यू।